మాట్లాడదాం. ఆ ఎగ్జిట్ పోల్ సర్వేకి సంబంధించిన మెంబర్ ప్రదీప్ గారు మనతో లైవ్ లో జాయిన్ అవుతున్నారు. ఫస్ట్ ఆయనతో మాట్లాడాక మన స్థానిక పార్టీలకు సంబంధించిన సభ్యులతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ప్రదీప్ జీ నమస్తే. వి ఆర్ ప్లీజ్ టు హ్యావ్ యూ హియర్. नमस्ते, थैंक यू। आप तेलुगु समझ सकते हैं ना? जी जी बोलिए जी। సో మీరు ఏవైతే ఇప్పుడు సర్వేలో ఎగ్జిట్ పోల్స్ చెప్పారు అంటే టీఆర్ఎస్ కి 74 ప్లస్ -7 ఆర్ +3 అని కానీ లేకపోతే ఓటింగ్ షేర్ ఏదైతే 37.4 lakhs కి అటు ఇటుగా మీరు ఏదైతే చెప్పారు ఈ రోజు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా వాటికి స్థానాల్లోనే మనం రియాలిటీలో చూస్తూ ఉన్నాం. సో అంటే ఏంటి ఏమి ఎఫెక్ట్ చేశాయి అనిపిస్తుంది మీకు ఎన్నికల్లో? ద మేజర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి టీఆర్ఎస్ డౌన్ ఫాల్ కి కానీ బీజేపీ కొద్దిగా రైజ్ అవ్వడానికి కానీ? जी देखिए, जैसे कि हम लोग ने एग्जिट पोल बताया था और हम लोग का ही एग्जिट पोल है जिसने एग्जैक्टली सही वोट शेयर बीजेपी का दिखाया 33%। और आप देखेंगे जब तक रिजल्ट आएंगी बीजेपी की सीट समवेयर अराउंड 40 पे या लेट 30s पे सेटल करेगी। तो मैसिव बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है टीआरएस के अगेंस्ट, जो हमारे एग्जिट पोल में भी हम दिखाए थे। और ये एंटी इनकम्बेंसी इसीलिए है क्योंकि जो फ्लड रिलीफ के बाद में जो वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो इफेक्टिव नहीं हुआ था। दूसरी चीज ये है कि ये चुनाव लोकल इश्यूज पे फॉट नहीं हुआ था। लोग एक ऑपोजिशन पार्टी के लिए वेट कर रहे थे और उस ऑपोजिशन पार्टी का जो स्थान है वो बीजेपी ने ऑक्यूपाई किया था, क्योंकि ये ग्राउंड पे चीज थी कि एमआईएम और टीआरएस के बीच में बैकडोर एक अलायंस हुआ करता था। तो लोगों ने टीआरएस वर्सेस बीजेपी फाइट के अंदर बीजेपी को ज्यादा प्रेफरेंस दी रादर देन टीआरएस को। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो स्ट्राइक रेट बीजेपी का हुआ है वो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट टीआरएस की सीट्स के अगेंस्ट हुआ है। और ये ट्रेंड है और आगे चल के असेंबली इलेक्शंस के अंदर जो पॉलिटिक्स होने वाली है वो टीआरएस वर्सेस बीजेपी की होगी। अगर बीजेपी का इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होता तो आप ये भी देखती कि बीजेपी 55-50 क्रॉस कर देती। पर ये बहुत बड़ी बात है कि एक पार्टी जो 4 सीट पिछली बार लेके आई थी जिसका 10% वोट शेयर था वो 33% वोट शेयर तक पहुंच रही है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीआरएस का क्लियर रिफ्लेक्शन है। అంటే ప్రదీప్ జీ ఓకే, యాంటీ ఇన్కంబరెన్సీ అనేది ఏ స్థాయిలో ఉందో ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా మీరన్నట్లు నాట్ ఓన్లీ ఆన్ లోకల్ ఇష్యూస్ నేషనల్ ఇష్యూస్ ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చింది. నేషనల్ లెవెల్లో చేయనివి కూడా ఇక్కడ చేస్తామని కూడా చెప్పారు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మతవాదం జాతీయం ఏదైతే రిలీజియస్ అన్న ఇష్యూని కూడా మేజర్లీ హైలైట్ చేసింది. దాని మీదనే బీజేపీ ఫోకస్ అంతా నడిచింది. సో ఈ పోలరైజేషన్ అన్న ఇష్యూ కూడా ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందా? సో బీజేపీ అంతా రైజ్ అవ్వడానికి 4 నుంచి 40 వరకు बिल्कुल ये इशू रहा है। मैं कह रहा हूं लोकल इश्यूज पे इलेक्शन फाइट नहीं हुआ है, क्योंकि एमआईएम और टीआरएस दोनों ने जो पॉलिटिक्स करी है वो सेम टाइप की पॉलिटिक्स करी है जिसको नेशनल मीडिया में कहते हैं सेक्युलर पॉलिटिक्स कोट एंड कोट। तो बीजेपी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो थी जिसको आप पोलराइजेशन देख रहे हैं उसमें वोटर्स वेट कर रहे थे एक पार्टी का जो उनकी भी बात रख सके। तो पोलराइजेशन एक इशू रहा है। तो ये पोलराइजेशन आप जैसे कह रही है बिल्कुल इशू रहा है और ये आगे चल के इलेक्शन के अंदर भी आप जो है उसको बिल्कुल देखने वाली है। तो ये पोलराइजेशन इशू रहा है, एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट रहा है और कोई लोकल इश्यूज पे इलेक्शन फाइट नहीं हुआ है। और आगे चल के भी आप देखेंगी कि ये तेलंगाना के अंदर जो पॉलिटिक्स होगी वो सिर्फ और सिर्फ लोकल इश्यूज की नहीं होगी। फिर भी लोगों ने इस चुनाव में बीजेपी के साथ दिया. व्हाट मेड देम टू రిలే ట్రస్ట్ ఆన్ బీజేపీ? అంటే ఏ ఫ్యాక్టర్స్ ని లోకల్ గా ఇష్యూస్ ని రైజ్ చేయకుండా ఒక నేషనలిజం అన్న దాన్ని హైలైట్ చేసినా కూడా ఏం బిలీవ్ చేశారు బీజేపీ మీద? వాట్ మేడ్ దెమ్ టు బిలీవ్ బీజేపీ? देखिए इसके नंबर ऑफ कारण है। अगर आप इसको देखेंगे ये कोई आइसोलेटेड ट्रेंड नहीं है। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था बीजेपी ने 4 लोकसभा सीट के साथ एक डेंट बना। फिर दुबका का बाइपोल आया जो टीआरएस का गढ़ है, जो टीआरएस की खुद की होम डिस्ट्रिक्ट है, जो सर्कुलेट करता है टीआरएस के टॉप लीडर्स को, सीएम की होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर बीजेपी निकाल देती है। तो धीरे धीरे जैसे मैं कि आपको कह रहा हूं कि वोटर्स एक पार्टी का वेट कर रहे थे जिसमें वो एक एंटी इनकम्बेंसी की जो अपनी एक जो एक्सप्रेशन है उसको दिखा सके। क्योंकि पिछली बार जो टीआरएस को वोट मिला था, क्योंकि टीआरएस वाज द पार्टी जिसने तेलंगाना स्टेट को बनाया था, तो इसीलिए मैसिव वो सेंटिमेंट था। अब वो सेंटिमेंट नहीं रहा है। तो अब जो वोट हो रहा है वो नेशनल इश्यूज पे हो रहा है। अब जो वोट हो रहा है वो ये भी हो रहा है कि जितनी डिलीवरी प्रॉमिस की गई थी क्या वो डिलीवरी ग्राउंड पे पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो ये एंटी टीआरएस वोट है। और क्योंकि बीजेपी ने अपने नेशनल लीडर्स को इलेक्शन में उतारा था तो लोगों को लगा था कि ये पार्टी सिंसियर है और इसीलिए पूरा वोट उधर शिफ्ट हुआ है। और क्योंकि अब इलेक्शन में कांग्रेस और टीडीपी खत्म हो गई है, पॉलिटिक्स बाइपोलर हो गई है, तो 105 वार्ड्स के अंदर बाइपोलर कॉन्टेस्ट था। और इस बाइपोलर कॉन्टेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि क्योंकि टीआरएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो उसका वोट शेयर
डाउन गया था और वो पूरा टीडीपी और कांग्रेस का वोट शेयर जो था उसका मेजर गेन जो हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हुआ था। तो इसीलिए आगे चल के आप देखने वाली है कि तेलंगाना पॉलिटिक्स इज गोइंग टुवर्ड्स बीजेपी वर्सेस टीआरएस। लेकिन प्रदीप जी ये बताइए, आपने सीट शेयर में कांग्रेस पार्टी को एक की सीट तक भी नहीं दिया, क्यों? ఒక్క సీట్ కూడా ఎందుకు ఇవ్వలేదు? అంటే आपने वोट शेयर में दिया था 4.2 लाख बोल के, लेकिन एक सिंगल सीट भी कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं दिया? देखिए अभी कांग्रेस पार्टी की 2 सीट आ रही हैं, आपका जो रुझान आ रहे हैं मुझे लगता है कम होते होते एक या एक और पे रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है अब वो एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। लोगों को लगता है कि कांग्रेस को वोट देकर उनका वोट वेस्ट होने वाला है, तो इसीलिए जितने कांग्रेस का जो वोट शेयर पिछली बार का था वो शिफ्ट बीजेपी की तरफ हो चुका है। तो जो भी सीट इक्की दुक्की अगर कांग्रेस जीतेगी तो सिर्फ अपने लीडर वहां पे जो पॉपुलर है उसके कारण जीतेगी अगर जीतती है तो इसीलिए मेरे को कोई भी अपवर्ड ट्रेंड कांग्रेस का नहीं दिखा था। और क्योंकि मार्जिन जो कांग्रेस की 2-3 सीट थी उसमें बहुत कम थी, इसीलिए हमने वो कांग्रेस को सीट नहीं दी थी। तो इसीलिए अगर आप देखें कि अदर्स में अगर आप देखेंगे तो मैंने अलग से कांग्रेस को नहीं दिया था। 0 to 1 इज व्हाट आई थॉट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और ये नेशनली हो रहा है। अगर आप उठा के हर स्टेट में देखेंगे जहां कांग्रेस अर्स्टवाइल प्रेजेंट होती थी उसका एक कहीं ना कहीं नेगेटिव वोट पड़ता जा रहा है, और ये तेलंगाना में भी हमें देखने को मिला है। तो आगे चल के कांग्रेस जो है वो नॉन एंटिटी पॉलिटिकली एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दिख रही है, वो स्पेस को बीजेपी ने ऑक्यूपाई कर लिया है और अब बाइपोलर पॉलिटिक्स होने वाली है तेलंगाना के अंदर बिटवीन टीआरएस एंड बीजेपी। तो और ये सिर्फ ट्रेंड तेलंगाना का नहीं है, अगर आप बंगाल देखेंगी तो बंगाल में पहले सीपीएम और सीपीएम और कांग्रेस एक बहुत बड़े प्लेयर हुआ करते थे। अब बंगाल की पॉलिटिक्स भी डायरेक्टली टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। ये ट्रेंड अलग अलग जगह हमको देखने को मिल रहा है, सिर्फ तेलंगाना को कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। ఓకే ప్రదీప్ జీ, ఆఖिर में आप ये भी बता सकते हैं कि ఎంఐఎం కి మీరు ఎన్ని సీట్స్ ఇచ్చారు? లైక్ 40 సీట్స్ యూ హ్యావ్ గివెన్ 40 సీట్స్ ఫర్ ఎంఐఎం అండ్ ద ఓట్ షేర్ ఈస్ 21 lakhs. సో అంటే 21. డూ యూ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ ఓవైసీ బ్రదర్స్ ఆర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సిటీ? నో వన్ కెన్ బీట్ దెమ్ ఇన్ ఎనీ ఎలక్షన్స్? Absolutely yes, ओवैसी ब्रदर्स आर द किंग ऑफ ओल्ड सिटी, और जब तक ओल्ड सिटी की जिस तरीके की डेमोग्राफी है वो रहेगी तो ओवैसी ब्रदर्स को कोई नहीं वहां पे हरा सकता है। और ये जो अब इलेक्शन होने वाला है आप देखेंगे कि दिस विल आल्सो गिव राइज टू एमआईएम अलग अलग स्टेट्स में भी जाने वाली है। तो अगर आपने देखा था बिहार में 4 सीट अनएक्सपेक्टेडली जीती थी, तो जो पहले माइनॉरिटी वोट हुआ करता था, जो पहले कांग्रेस को मेजरली जाया करता था, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी विनिंग पार्टी नहीं रह पा रही है तो वोट शिफ्ट हो रहा है, और उस वोट को कैपिटलाइज ऑल इंडिया एमआईएम या अलग अलग रीजनल पार्टीज करेंगी। तो बिल्कुल ओवैसी ब्रदर्स किंग ऑफ ओल्ड सिटी थे, हैं और एटलीस्ट नियर फ्यूचर में रहेंगे एज ऑफ नाउ। Yes, thank you Pradeep ji, thanks for the analysis, but please stay with us for